हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मोनोटोनिसिटी में थोड़ी आगे की बात करते हैं। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नेचर के बारे में पता ही है कि वो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे अभी तक तो अपन ने सिंगल सिंगल फंक्शन की बात करी है, एफ ऑफ एक्स को दे रखा है या जी ऑफ एक्स को दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स के इंक्रीजिंग की या जी ऑफ एक्स के डिक्रीजिंग की बात करिए। अगर कंपोजिट फंक्शन आ जाए यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ जाए या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो फिर कैसे अपन देखेंगे। तो देखो, जो एफ ओ जी और जी ऑफ का जो नेचर रहा होगा यानी कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो रहा होगा, वो डिपेंड करेगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स पे। वो कैसे रहेगा, देखो, द नेचर ऑफ कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स and g of f of x depend upon the nature of f of x and g of x। यानी कि f of x और g of x के नेचर पर डिपेंड करेगा f o g और g of का नेचर। ठीक है, all the possibilities of the nature of the function f of g of x and g of f of x are listed below। भाई क्या क्या हो सकता है, देखो f of x इंक्रीजिंग हो जाए, g of x डिक्रीजिंग हो जाए, या f of x डिक्रीजिंग हो जाए, g of x इंक्रीजिंग हो जाए। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि दोनों इंक्रीजिंग हो जाए, दोनों डिक्रीजिंग हो जाए, एक इंक्रीजिंग हो जाए, एक डिक्रीजिंग हो जाए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखो, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है और जी ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है, तो या तो एफ ओ जी फाइंड करो या जी ऑफ फाइंड करो, दोनों के दोनों ही क्या रहेंगे, इंक्रीजिंग। अगर एफ ऑफ और जी ऑफ एक्स दोनों के दोनों क्या है, डिक्रीजिंग है, तो भी एफ ओ जी और जी ऑफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग और जी ऑफ एक्स भी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दोनों इंक्रीजिंग होंगे तो भी क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा दोनों का कंपोजिट, और दोनों डिक्रीजिंग होंगे तो भी क्या होगा, ये इंक्रीजिंग। अगर दोनों में से कोई एक डिक्रीजिंग है तो ये क्या आएगा, डिक्रीजिंग। देखो इसमें भी ये क्या है, डिक्रीज। कोई सा भी हो, अगर दोनों में से कोई भी एक डिक्रीजिंग है तो क्या आ जाएगा, उनका कंपोजिट डिक्रीजिंग आ जाएगा। देखो कैसे होता है, जैसे सपोज करो कि मैं एक बार मान लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वाला ये साबित करके बता रहे हैं अपन। जैसे अपन ने बोला कि एफ ऑफ एक्स भी क्या है, इंक्रीजिंग है, और जी ऑफ एक्स भी क्या है भाई, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब अगर x1 x2 की बात करूं तो इसमें ऐसा रहा होगा कि x2 ग्रेटर देन x1, तो ये क्या बनेगा अपने पास, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1। ठीक है, और अगर इधर भी मैं ऐसे बात करूं x2 ग्रेटर देन x1, तो g ऑफ x2 ग्रेटर देन g ऑफ x1। ये अपन ने बात करी है। अगर मैं दोनों को इंक्रीजिंग ले रहा हूं तो अब देखो, अगर मेरे को एफ ओ जी की बात करनी है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात करनी है, तो अंदर से स्टार्ट करो। अपन को पता है यहाँ पे देखो क्या है कि जी ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन क्या है, जी ऑफ एक्स वन। इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन ऑफ जी ऑफ एक्स वन। तो इसके अंदर यानी कि मैं अगर एफ ओ जी निकालूँ तो जी ऑफ एक्स टू निकाल लेता हूँ, और एक क्या निकाल लेता हूँ, जी ऑफ एक्स वन। अब देखो अपन ने बोला था कि अगर ये एक तरीके से जी ऑफ एक्स टू भी क्या आएगा, एक कोई ना कोई वैल्यू आएगा अपने पास में, उस वैल्यू को मैं किस में पुट कर रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर पुट कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होना चाहिए कि ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो सेम साइड में होना चाहिए, यानी कि एक्स टू इधर है तो इधर भी एक्स टू की तरफ ही ग्रेटर देन होना चाहिए, और लेस देन है तो इधर भी लेस देन ही होना चाहिए। एफ में देखो क्या है, एफ में अपन को ये दे रखा है कि अगर इसका ऑर्डर ये है तो इधर भी ऑर्डर ये सेम ही रहा होगा, यानी कि इनइक्वालिटी का जो साइन होगा वो इधर ही होगा एफ की तरफ से। ठीक है, कि जिधर बड़ा है उधर ही बड़ा साइन आएगा। तो इस साइड में अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, एफ के लिए निकाल रहे हैं, और इनके अंदर की जो कहानी दे रखी है उनका जो रिलेशन दे रखा है वो अपन को ये दे रखा है। तो ऑब्वियस बात है कि इधर ही मूव होगा तो ये आ जाएगा ऐसा। तो ये एक तरीके से क्या आ गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टू, यानी कि एफ ओ जी की बात आ गई। एफ ओ जी में देखो अपने पास में क्या आ रहा है कि x2 ग्रेटर देन x1 है, तो अपने पास में इसका साइन भी इसी साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर जी ऑफ की बात करें, अगर जी ऑफ की बात करनी है अपन को, तो पहले अंदर वाले को चेक करो। देखो अपन को पता है कि x2 ग्रेटर देन x1 है, तो एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, क्योंकि अपन ने दोनों को इंक्रीजिंग लिया है इसमें।
तो जी के अंदर में क्या पुट कर दूं, एफ ऑफ ये वाली वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि एफ ऑफ x2 और जी एफ ऑफ x1 ये पुट कर दूं। जी में अपन निकाल चुके हैं यहाँ पे क्या है कि जी क्या है, एक तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके अंदर का जो ऑर्डर रहा होगा वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ऑर्डर हो जाएगा। तो देखो जी क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये अंदर वाली कहानी का ऑर्डर क्या है अपने पास में, ऐसा है, तो इधर भी ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब देखो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वन आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा अपने पास में, इंक्रीजिंग बन जाएगा। ये एक एग्जाम्पल लेके अपन ने देखा है इंक्रीजिंग वाला। तो देखो अपने पास में क्या आ रहा है, एफ ओ जी भी क्या आ रहा है अपने पास में, इंक्रीजिंग आ रहा है, और जी ऑफ भी क्या आ रहा है अपने पास में, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो ऐसे ये कहानियाँ होगी, अपन को बार बार ये निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि अगर दोनों में से कोई भी एक डिक्रीजिंग होगा तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। दोनों इंक्रीजिंग पे इंक्रीजिंग, दोनों डिक्रीजिंग पे इंक्रीजिंग, लेकिन एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग पे क्या आ जाएगा, इस कंपोजिट फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपन इस चीज़ को डायरेक्ट अप्लाई, देखो कंपोजिट फंक्शन के नेचर को अपन इस क्वेश्चन से आराम से समझ सकते हैं। देखो अपन को क्या दे रखा है, इफ एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ये अपन को क्या दे दिया, ये कंपोजिट फंक्शन अपन को दे दिया कि ये इंक्रीजिंग है, तो इनकी पॉसिबिलिटी बतानी है कि ये सही है कि नहीं। कौन कौन सा, कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, या दूसरा केस ऐसा हो सकता है इसमें ये दोनों डिक्रीजिंग होंगे और एच ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, या फिर एफ जी और एच तीनों के तीनों क्या होंगे, डिक्रीजिंग होंगे। तो एक एक केस की बात कर लेते हैं अपन। देखो पहले में अपन को ये दे रखा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या है भैया, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं। तो देखो अभी अपन ने बात करी कि कंपोजिट फंक्शन में अगर अपन इसका नेचर चेक करेंगे तो अंदर से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, अंदर से स्टार्ट करेंगे। तो अपन को पता है एफ ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है, पहला वाला केस ले रहा हूँ मैं, जी ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है और एच ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग है। इनको ये लेते हुए अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये भी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये बात सही हो जाएगी अपने पास में। ठीक है, तो देखो तीनों को अपन ने क्या ले लिया, पहले केस के हिसाब से इंक्रीजिंग ले लिया। मैं ले लेता हूँ कि x2 क्या है, ग्रेटर देन x1 है। तो अंदर से स्टार्ट करेंगे अपन h ऑफ x से। तो देखो इसका मतलब h ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है, तो h ऑफ x2 ग्रेटर देन h ऑफ x1 होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन और अंदर जाएंगे तो ये क्या लेना है अपन को, g ऑफ के अंदर लेना है। अब देखो g भी क्या है भाई, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि इसका भी ऑर्डर सेम रहा होगा, जिधर इनइक्वालिटी का साइन होगा फंक्शन की वैल्यू का साइन भी उधर ही होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा g ऑफ, अगर h ऑफ x2 लगाऊं मैं और g ऑफ h ऑफ x1 लगाऊं, तो देखो इसके अंदर की कहानी का क्या है अपने पास में, इनइक्वालिटी का साइन ये है, तो इनके फंक्शन की वैल्यू का साइन भी यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन अपन ने लिया है किसको, g को, और अपन g की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद में अपन को क्या करना है, देखो और अंदर जाना है तो अपन f की बात कर लेंगे। तो यहाँ से देखो f के अंदर ये वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो ये बनेगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x2 f ऑफ g ऑफ h ऑफ x1, ऐसा। अब देखो फंक्शन f ऑफ x भी क्या है, इंक्रीजिंग है, तो ऑर्डर वो ही रहेगा। इनका देखो ऑर्डर इस साइड में है, तो ये फंक्शन के अंदर की बात है, तो फंक्शन के अंदर की कहानी का जो ऑर्डर रहेगा वो ही फंक्शन पे होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है ये, तो ये इधर आ जाएगा। अब देखो अगर अपने पास में ये आ रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ x1, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपन ऐसे ही तो देखते थे कि अगर ये अपने पास ऐसा है और इसका ऑर्डर भी इस साइड में ही आ रहा है, इसका मतलब क्या बन जाता है, ये इंक्रीजिंग। और अगर ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, ऑर्डर मतलब इनइक्वालिटी का साइन अगर चेंज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से ये पता चल गया कि एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ फंक्शन जो है वो क्या है, एज इंक्रीजिंग। यहाँ से ये मालूम पड़ गया अपन को। ठीक है, इसका मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट बोला इसने वो ट्रू है भैया। केस की बात करते हैं अपन, दूसरे में क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स तो डिक्रीजिंग दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग दे रखा है, जी ऑफ एक्स भी डिक्रीजिंग दे रखा है।
और एच ऑफ एक्स क्या दे रखा है अपन को, इंक्रीजिंग दे रखा है। ठीक है, तो वही अपन यहाँ अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक केस ले लेता हूँ कि x2 क्या है, ग्रेटर देन x1 है। बात करेंगे अपन h ऑफ की, तो h ऑफ x2 और h ऑफ x1 क्या है, h फंक्शन क्या है अपने पास में, इंक्रीजिंग है, तो इनइक्वालिटी का साइन इस साइड में रह जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे अंदर g की, तो ये ले आएंगे अपन g ऑफ h ऑफ x2, g ऑफ h ऑफ x1। ठीक है, लेकिन g फंक्शन क्या है अपने पास में, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो देखो अंदर जो आ रहा है उसका अपने पास में इनइक्वालिटी का साइन इधर है, लेकिन अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, g फंक्शन, अपन g की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, तो इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे f ऑफ के बारे में, तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x2 और ये बन जाएगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x1। अब देखो f क्या दे रखा है अपन को, डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, f डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है अपन को। और इधर देखो अंदर की कहानी का जो साइन है वो किधर आ रहा है, इनइक्वालिटी का साइन इधर आ रहा है, डिक्रीजिंग है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ये लेस देन था, इधर क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन बन जाएगा। और अगर ये ग्रेटर देन बन गया, इसका मतलब देखो यहाँ पे अपन ने स्टार्ट किया था x2 ग्रेटर देन x1 से, और ये यही वाला साइन आ रहा है इधर, इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा अपने पास में, इंक्रीजिंग। यहाँ से भी अपन को क्या पता चल गया कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ x क्या बन जाएगा भाई, इज इंक्रीजिंग। बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा, ट्रू होगा। अपन ने इन केस को लेके क्या बताना है, अपन वो साबित कर रहे हैं कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, अपन बात करते हैं तीसरे केस, क्या बोल रहा है कि f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x सारे के सारे क्या है, डिक्रीजिंग है। तो f ऑफ x भी क्या है, डिक्रीजिंग है, g ऑफ x भी क्या है भाई, डिक्रीजिंग है, और h ऑफ x भी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो वो चेक कर लेते हैं अपन, बाहर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन h ऑफ x से। तो अगर मैं ले लेता हूँ x2 ग्रेटर देन x1, तो यहाँ से h ऑफ x क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग दे रखा है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि h के लिए क्या हो जाएगा, h ऑफ x2 ये लेस देन बन जाएगा h ऑफ x, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर अपन किसकी बात कर लेते हैं, g की, तो g ऑफ h ऑफ x2, g ऑफ h ऑफ x1। अब देखो g ऑफ x भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है, ये लेस देन वाला आ रहा है, तो ये फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है g, तो ये ग्रेटर देन बन जाएगा। फिर अपन बात कर लेते हैं f की, तो f के अंदर इसको अगर डालेंगे तो g ऑफ h ऑफ x2 और ये बनेगा f ऑफ g ऑफ h ऑफ x1। ठीक, अब देखो f ऑफ x भी क्या दे रखा है, डिक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है, तो ये देखो ये साइन आ रहा है अपने पास में कौन सा, ग्रेटर देन वाला, इनके अंदर की बात का। तो फंक्शन के लिए ये डिक्रीजिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऐसा हो जाएगा। अब देखो अपने पास में x2 ग्रेटर देन x1 से स्टार्ट किया, लेकिन ये लेस देन पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब साइन चेंज हो गया, और साइन चेंज हो गया इसका मतलब f ऑफ g जो फंक्शन है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x जो फंक्शन है, क्या बन जाएगा, एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। लेकिन अपन को तो क्या दे रखा था कि f ऑफ g ऑफ h ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है वो गलत है, ये तीनों इंक्रीजिंग दे रखे हैं तो भी इंक्रीजिंग होगा, अगर दो अपन को डिक्रीजिंग दे रखे हैं और एक इंक्रीजिंग दे रखा है तो भी इंक्रीजिंग होगा। अपन को ये रट्टा नहीं मानना, अपन को रट्टा ये चीज़ माननी है कि अभी अपन ने एक देखा था स्टार्टिंग में जो टेबल बनाया था कि अगर दोनों के दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, वो इंक्रीजिंग रहेगा। दोनों में से कोई एक भी डिक्रीजिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, इनका कंपोजिट डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो अगर अपने को फंक्शन बहुत बड़ा दे रखा है, और अगर अपन को क्या दे रखा है, वो जितने भी फंक्शन अंदर दे रखे हैं, जैसे इसमें f ऑफ x, g ऑफ x और h ऑफ x आ गया, ऐसे बहुत सारे मान लो फंक्शन अगर अपन को दे रखे हैं, और अगर उसमें सारे के सारे, या फिर मैं ऐसा बोलूँ इवन नंबर में अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर सारे के सारे इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है, डिक्रीजिंग पे दिक्कत आती है। अगर इवन नंबर ऑफ फंक्शन क्या है वहाँ पे डिक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, और अगर ओड नंबर ऑफ फंक्शन क्या दे रखा है अपन को, डिक्रीजिंग दे रखा है, तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, वो डिक्रीजिंग बन जाएगा।
जैसे मान लो अगर अपन को 5 फंक्शन दे रखे हैं ऐसे अंदर अंदर करके, अब उसमें एक तो डिक्रीजिंग बन जाएगा और 4 अगर इंक्रीजिंग बन जाएंगे तो इसका ओवरऑल जो आएगा वो इंक्रीजिंग नहीं आके क्या आएगा भाई अपने पास में, ये डिक्रीजिंग आएगा। क्यों? क्योंकि जो 1 है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग वाले पे ध्यान देना है। अगर 1 3 5 7 टाइम्स अगर अपने पास में डिक्रीजिंग दे रखा है तो फिर वो डिक्रीजिंग बन जाएगा। और मान लो अगर अपन को ऐसा दे दे ये 2 डिक्रीजिंग है और 3 इंक्रीजिंग है तो फिर ये इंक्रीजिंग ही बन जाएगा। क्योंकि देखो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। अगर इवन टाइम्स आ जाएगा तो वो कैंसिल कर देगा। यहाँ भी देख सकते हो तुम, जैसे ये सारे के सारे इंक्रीजिंग है तो अपन ने चेक कर लिया ये इंक्रीजिंग आ गया। इसमें डिक्रीजिंग देखो 2 बार है तो 2 बार हो गया तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग ही बन गया अपने पास में। और इसमें देखो 3 बार क्या है, फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ओड टाइम्स डिक्रीजिंग है तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग आ रहा है अपने पास में। तो ये अगर फंक्शन के फंक्शन अंदर बहुत सारे दे रखे हों तो अपन को सिर्फ उनके नंबर ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर ध्यान देना है। अगर वो ओड में आ रहे हैं तो डिक्रीजिंग हो जाएगा और अगर वो इवन में आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन में। पहला पॉइंट, इन जनरल एफ ऑफ एक्स, f1 ऑफ f2 ऑफ f3 ऑफ डैश 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 f1 f ऑफ x क्या दे रखा है अपन को, एक इंक्रीजिंग दे रखा है। ये एक बहुत बड़ा अपन को क्या दे रखा है, कंपोजिट फंक्शन दे रखा है जिसमें अलग अलग फंक्शन है f1 f2 f3 डैश 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 कहाँ तक, f ऑफ n तक दे रखा है अपन को। इफ ऑल fi ऑफ x, fi का मतलब बन जाएगा f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 f ऑफ 4 n तक जाना है वो। इफ ऑल fi ऑफ x आर इंक्रीजिंग, यानी कि सारे के सारे फंक्शन क्या अगर इंक्रीजिंग दे रखा है तो ये क्या होगा भाई अपने पास में, इंक्रीजिंग होगा। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, जब ये सारे के सारे इंक्रीजिंग होंगे। अगर इफ ओड नंबर ऑफ फंक्शन among f of x are decreasing then f of x is decreasing। यानी कि अभी अपन ने बात करी कि अगर ओड नंबर ऑफ फंक्शन के आ गया, अगर डिक्रीजिंग आ गया तो वो फंक्शन का जो कंपोजिट होगा वो डिक्रीजिंग होगा, और अगर इवन ऑफ डिक्रीजिंग आ रहा है अपने पास में तो वो इंक्रीजिंग, और अगर सारे के सारे इंक्रीजिंग है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अपन को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, अपन को कॉन्सेंट्रेट करना है डिक्रीजिंग फंक्शन के नंबर्स पे। अगर वो ओड होगा तो डिक्रीजिंग आएगा रिजल्ट, और अगर वो इवन होगा तो इंक्रीजिंग आएगा। नेक्स्ट देखो, इफ मोनोटोनिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज 1 1 एंड हेंस इन्वर्टिबल। यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या बन गया, या तो वो इंक्रीजिंग रहा होगा या फिर वो क्या रहा होगा, डिक्रीजिंग। तो अगर मोनोटोनिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ये फंक्शन में बात करेंगे अपन, 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 2 क्या फंक्शन होता है। अभी यहाँ पे ये ध्यान रखो कि वो फंक्शन क्या होता है 1 1, और 1 1 को चेक करने का सिंपल सा तरीका है जो अपन फंक्शन के अंदर भी बात कर लेंगे कि अगर कोई भी अपन को ग्राफ दे रखा है, अगर अपन को चेक करना है कि वो 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उस ग्राफ को क्या कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रही है तो वो फंक्शन 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो फिर वो मेनी वन फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये टाइप का ग्राफ अपने पास में, अगर इसको मैं कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, या कोई दूसरी लाइन अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे ही कट कर रही है। ठीक है, ये ग्राफ यहीं तक है, ऐसा मत देखना कि नहीं ये आगे आएगा तो ये कट कर जाएगा, ये ग्राफ मैंने यहीं तक बना रखा है इसको। तो ये पॉइंट याद रखना कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो 1 1 भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उसका जो अपन इन्वर्स निकालते हैं वो भी एग्जिस्ट करता है। जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, जैसे इन्वर्स निकालता है ना अपन, तो वो इन्वर्स भी हर एक फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। कब, जब वो फंक्शन मोनोटोनिक होगा और वो कंटिन्यूस होगा। यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो 1 1 भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा। लेकिन इसका उल्टा देखो, बट नॉट ऑल द 1 1 और इन्वर्टिबल फंक्शन आर मोनोटोनिक। यानी कि ये बात तो सही है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो 1 1 और इन्वर्टिबल होगा, लेकिन अगर 1 1 और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो अपने पास में, वो मोनोटोनिक फंक्शन हो। देखो जैसे इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है और फिर यहाँ से यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आके क्या बन रहा है, ये डिक्रीजिंग बन रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साथ में हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा, तो इसका इन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, देखो इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि हो सकता है अपन को क्या दे दे,
कि वो फंक्शन दे दे कि ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्टिबल है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। देखो इस बात को अपन अगला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ p इज f of x इक्वल टू cos of x माइनस 2px इज इन्वर्टिबल। ये फंक्शन अपन को क्या दे रखा है, इन्वर्टिबल दे रखा है। लेकिन अपन ने देखा था पिछले नोट में कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मोनोटोनिक फंक्शन हो ही हो। लेकिन यहाँ पे अपने पास में p का वैल्यू निकालने का और कोई तरीका नहीं है, तो अपन को इसके अंदर मोनोटोनिसिटी लगानी ही पड़ेगी। अब देखो मोनोटोनिसिटी के लिए ये क्या हो सकता है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो अपन को दोनों ही केस लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसका एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ पहले। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स एंड माइनस 2p कांस्टेंट, और x का वैल्यू कितना, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ 2p। अब मैं इसमें दोनों केस ले रहा हूँ। पहला केस इसके अंदर ले लेता हूँ कि ये क्या है, अपने पास में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दे रखा है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों केस बना लेता हूँ। तो अगर इंक्रीजिंग होता है इसका मतलब एफ डैश एक्स के बारे में अपन क्या जानते हैं कि ये क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो ग्रेटर देन 0 अगर ये बन रहा है इसका मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 2p क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0। या मैं इसको इधर रख लेता हूँ माइनस 2p को, और इसको इधर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा साइन एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मतलब नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये लेस देन बन जाएगा माइनस 1/2 ऑफ साइन एक्स। और साइन एक्स के बारे में अपन जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 to 1, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, साइन वेरी कर रहा है, क्योंकि -1/2 तो फिक्स है। तो ये तो आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये लेस देन की बात कर रहा है, लेस देन मतलब छोटे की बात कर रहा है, तो छोटा इसमें 2 इंटरवल लेता हूँ। जैसे एक अगर अब मैं क्या ले लूँ, मिनिमम वैल्यू ले लूँ, तो मिनिमम वैल्यू से अगर वो छोटा हो गया तो ऑब्वियस बात है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो ऑलरेडी वो छोटा होगा ही होगा। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है भाई, अपने पास में -1 हो सकती है। तो -1 और 1, तो इसके 2 केस बन जाएंगे। अगर -1 लूँगा तो ये बनेगा 1/2, और अगर इसका मैं 1 वैल्यू ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, तो अब कौन सा वाला केस लेंगे, अपने पास में क्या है, लेस देन है। तो छोटी से छोटी वैल्यू वाला अगर मैं ले लेता हूँ लेस देन में, तो ये पूरा का अगर कोई चीज़ -1/2 से छोटी है तो ऑब्वियस बात है कि 1/2 से तो ऑलरेडी छोटी होगी। इसका मतलब जब साइन एक्स का वैल्यू अपने पास में क्या होगा, 1 होगा, तब ये एक इंटरवल आ जाएगा अपने पास में, पी का वैल्यू क्या होगा, लेस देन ऑफ -1/2। सेकंड केस ले लेता हूँ मैं क्या, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग वाला। अब डिक्रीजिंग वाले फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव का साइन क्या होना चाहिए अपने पास में, लेस देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 को मैं लेस देन में बदल देता हूँ, तो माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 2p लेस देन 0, इसको इधर ले आता हूँ तो ये बनेगा -2p लेस देन ऑफ साइन एक्स। -2 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p ग्रेटर देन ऑफ -1/2 ऑफ साइन एक्स। फिर वही बात है कि -1/2 तो यहाँ पे फिक्स हो गया, वेरी करेगा तो कौन करेगा, साइन एक्स। और साइन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे अपन, इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब अपने पास में ये क्या बनेगा, साइन एक्स का वैल्यू -1। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में p ग्रेटर देन 1/2। p क्या आ जाएगा अपने पास में, ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पे 2 केस आ रहा है, एक बोल रहा है p लेस देन -1/2 और एक आ रहा है p ग्रेटर देन 1/2, यानी कि ऐसा कुछ, ये -1/2 ले लेता हूँ, ये 1/2 ले लेता हूँ। एक तो इससे लेस देन की बात कर रहा है और एक इससे ग्रेटर देन की बात कर रहा है। देखो क्योंकि दोनों का अपन को क्या लेना है, कंबाइन लेना है। दोनों का कंबाइन क्यों लेना है अपन को, कंबाइन इसलिए लेना है क्योंकि अपन को नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। अब देखो अगर अपन को ऐसा दे रखा है p ऑफ लेस देन -1/2 या p ऑफ ग्रेटर देन 1/2, तो इसको अपन एक मोड इनइक्वालिटी में पढ़ा था ऐसा कि मोड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है, तो ये -a to a, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, ये सॉल्यूशन होता है। और जब मोड ऑफ x लेस देन a होता है तो ये सॉल्यूशन होता है -a to a के 20 वाला। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, -1/2 से छोटा और 1/2 से बड़ा,
तो इस टाइप का कुछ बन रहेगा। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है 1/2, तो देखो -1/2 और ये 1/2 से बड़ा, तो x की जगह तो आ जाएगा p और a की जगह आ जाएगा 1/2। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ दोनों कंबाइंड फॉर्म में कि mod ऑफ p जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1/2 से, या फिर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये भी हो जाएगा p बिलोंग्स टू -∞ टू -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। ठीक है भैया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी। लेकिन मोनोटोनिसिटी से भी अपन क्या क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले पॉइंट की बात करते हैं, फाइंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन और ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कोई भी एक फंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स अपन को गिवन है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर मैं कहूँ उसका एक तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है, देखो, इफ एफ इज कंटिन्यूस on closed interval AB, the f of x takes on a least value small m and the greatest value capital M on this interval। अपन ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल AB f of x के लिए, तो उसका जो लीस्ट वैल्यू है वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राफ से मैं देखूँ तो जैसे मान लिया अपन ने कि y = f of x अपने पास में कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ अपने पास में ऐसा कुछ है, ए से बी के बीच में ऐसा कुछ ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ से अपन देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे नीचे का पॉइंट कौन सा रहा होगा अपने पास में, यहाँ पे। तो x = c पे क्या होगा अपने पास में, ये मिनिमम वैल्यू देगा। x = c पे इस फंक्शन का क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, इसलिए मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है। और d पे देखो यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा x = d पे, तो ये हो गया x का मैक्सिमम वैल्यू। जबकि पूरा का पूरा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, a से b के बीच में, तो a से b के बीच में c पे मिनिमम और d पे क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, जहाँ पे c और d कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं अपने पास में, इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ए बी के बीच में तो आ रहे हैं ये दोनों के दोनों। तो यहाँ से क्या पता चला, मिनिमम वैल्यू स्मॉल m अकर्स एट x = c एंड मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट x = d, जहाँ पे सी और डी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं भैया, ओपन इंटरवल ए बी से बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा केस देखो, अगर ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है अपन को, ए से बी के बीच में अपन को ऐसा ग्राफ दे रखा है, तो देखो यहाँ से पता चल रहा है ए पे तो क्या आ रहा है अपने पास में, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और यहाँ पे ग्राफ से पता चल रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, सी पे। तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा ए पे और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा अपने पास पे सी पे। तो ये बन जाएगा मिनिमम वैल्यू अकर्स एट x = a एंड मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट x = c, जहाँ पे c जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी से। देखो ए को इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए जो है यहाँ पे वो ओपन इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा है। इसमें देखो नॉट कि कंटिन्यूटी थ्रू द इंटरवल ए बी, यानी कि जो क्लोज इंटरवल ए बी कोई भी दे रखा होगा उसमें वो जो गिवन फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये चीज़ अपन फाइंड कर पाएंगे ऐसे ग्राफिकल तरीके से। तो इज एसेंशियल फॉर द वैलिडिटी ऑफ दिस, यानी कि इस बात की वैलिडिटी के लिए ये फंक्शन क्या होना चाहिए, गिवन फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए गिवन इंटरवल में। जैसे मान लो अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस पे ये हो सकता है कि एक वैल्यू तो आ जाएगा उसका, हो सकता है मिनिमम वैल्यू आ जाए लेकिन मैक्सिमम नहीं आए, और हो सकता है मैक्सिमम आ जाए मिनिमम नहीं आए। देखो जैसे यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है कि ए से बी के बीच में ये ग्राफ दे रखा है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस है कहाँ पे, सी पे ये ब्रेक हो रहा है। तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू तो ए पे आ जाएगा, ये ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ए पे स्मॉल है, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आगे तक इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास में कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, कोई फिक्स पॉइंट ही नहीं है अपने पास में। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर तक, और फिर से ये इधर ही आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तो ये डिसाइड हो गया, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसलिए अपन ने बोला कि इस कहानी के लिए फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू एट x = a, मिनिमम वैल्यू x = a पे होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में, इफ अ कंटिन्यूस फंक्शन y = f of x, यानी कि अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का अगर अपन को पता चल जाएगा
तो किसी भी गिवन इंटरवल में, जैसे x1 से x2 कोई गिवन इंटरवल दे रखा है अपन को, एक क्लोज इंटरवल दे रखा है, x1 उसका मिनिमम वैल्यू है और x2 क्या है, x का मिनिमम वैल्यू x1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितना अपने पास में x2 है। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा तो x1 पे तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि मिनिमम पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो मिनिमम पे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और मैक्सिमम पे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। देखो कैसे, इफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू f of x इज इंक्रीजिंग in the interval close interval ab, the f of a is the least value and f of b is the greatest value of f of x in close interval ab। जैसे मान लो ये कोई फंक्शन दे रखा है, एक तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन है, a से b के बीच की बात कर रहा है, तो a पे तो देखो ये यहाँ पे मिनिमम होगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू, एफ ऑफ ए जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा, और बी पे जो इसका वैल्यू आएगा एफ ऑफ बी वो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही अगर फंक्शन क्या है अपने पास में, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में देखो ए पे तो क्या जाएगा, ये अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू देगा, और बी पे क्या देगा अपने पास में मिनिमम वैल्यू। यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ ऑफ बी इज द लीस्ट एंड एफ ऑफ ए इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जैसे अगर इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज आ जाएगी अपने पास में कहाँ से कहाँ तक, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक। एफ ऑफ ए से भाई मिनिमम से मैक्सिमम तक चले जाएं अपन, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेंज, और इसमें कितना आ जाएगा भाई, मिनिमम है अपने पास में कितना, एफ ऑफ बी, और मैक्सिमम हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो इस केस में फंक्शन का रेंज ये आ जाएगा। तो अगर एग्जैक्टली अपन को पता चल जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है एक क्लोज इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग में मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम और मैक्सिमम पे मैक्सिमम आ जाएगा, और डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाएगा, मिनिमम पे मैक्सिमम और मैक्सिमम पे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं। लास्ट पॉइंट अपने पास में कि अगर फंक्शन क्या दे रखा हो अपन को, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओपन इंटरवल में दे रखा हो, तो फिर अपन उसका एग्जैक्ट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, सिर्फ उसका ओपन इंटरवल में अपन रेंज निकाल सकते। रेंज तो फाइंड कर सकते हैं अपन, लेकिन एग्जैक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं बता सकते हैं। देखो कैसे, एफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल। पहले वाले केस में क्या था अपने पास में, क्लोज इंटरवल दे रखा था, यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल, देन नो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन ओपन इंटरवल में अपन उसका रेंज लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे कोई फंक्शन है, ए से बी के बीच में अपन को पता है क्या है, इंक्रीजिंग है, लेकिन ये यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है ए पे, और बी पे भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मिनिमम वैल्यू आ तो जाना चाहिए ए पे और मैक्सिमम वैल्यू बी पे, लेकिन वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे होलो सर्कल है। इसका मतलब इसका लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका रेंज होगा तो क्या होगा, एफ ऑफ ए से थोड़ा सा बड़ा और एफ ऑफ बी से थोड़ा सा छोटा होगा। अब एफ ऑफ ए से थोड़ा सा बड़ा का कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं अपने पास में, जिससे कि मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ, और ना ही एफ ऑफ बी से छोटा कोई वैल्यू, भाई कोई पॉइंट दे दिया अपन को, जैसे मान लो 2 दे दिया, उससे जस्ट छोटा वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो 1.9999 बोलते जाओ, कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। वैसे ही इस केस में तो इसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन इसका रेंज फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी तक। वैसे इसमें ये क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसमें देखो बी पे क्या है, एफ ऑफ बी से एफ ऑफ ए तक, ये अपने पास में इसका रेंज बन जाएगा एक ओपन इंटरवल में, लेकिन इसका एग्जैक्ट लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते। इनको देखो अपन कुछ एक क्वेश्चन से आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस ए टू द पावर एक्स इन क्लोज इंटरवल 1 to 3। अगर कोई भी फंक्शन अपन को दे रखा है तो पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं अपन, एफ डैश एक्स के साइन से। तो मैं जब इसका एफ डैश एक्स फाइंड करूँगा तो अपने पास में देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बन जाएगा 3x स्क्वायर, 5x का डेरिवेटिव बन जाएगा 5, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव बनेगा e टू द पावर x। देखो यहाँ पे 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर भी क्या बनेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 5 ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो x की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू के लिए क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव 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 क्या बन जाएगा अपने पास में, एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगा। कुल मिला के बात ये हुई कि एफ डैश एक्स जो बनेगा
वो क्या बन रहा है, हमेशा बनेगा ग्रेटर देन 0 बनेगा। मतलब एक तरीके का ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स में क्या बोल सकता हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ। ठीक है, अब इंक्रीजिंग फंक्शन वाला केस अपन ने देखा ही था कि उसकी x की मिनिमम वैल्यू पे वो मिनिमम वैल्यू देगा और x की मैक्सिमम वैल्यू पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो x इक्वल टू 1 पे तो क्या देगा, ये मिनिमम वैल्यू, और x इक्वल टू 3 पे क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बन जाएगा अपने पास में मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। वो क्या बन जाएगा अपने पास में, एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 देखो इस फंक्शन में पुट करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस का 5 प्लस e टू द पावर 1, ये बन जाएगा 6 प्लस e। और अगर अपन बात कर ले इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो ये बनेगा एफ ऑफ 3 पे। तो 3 पे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये बनेगा 27 प्लस 15 प्लस e टू द पावर 3। ठीक है, ये कितना बन जाएगा भाई, 42 प्लस ई की। तो ये बन जाएगा अपने पास में मिनिमम वैल्यू, ये बन जाएगा अपने पास में मैक्सिमम वैल्यू, ये बन जाएगा लीस्ट और ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अपन को इस टाइप के क्वेश्चन में पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कि नहीं। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस है तो बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, लेट एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इन क्लोज इंटरवल -2 to 2 फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो इसमें थोड़ा सा ग्राफ का यूज करेंगे अपन। यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूँ तो एफ डैश एक्स से अपना काम नहीं चलेगा। देखो कैसे, एफ डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा इसका, तो ऊपर बनेगा 3x स्क्वायर बाई 3, तो 3 कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई 2, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस ये 0, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अब इसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और इसका वैल्यू क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है इस इंटरवल में -2 से 2 के बीच में। देखो अगर इस फंक्शन की बात करें, अगर मैं इसको 0 निकालूँ तो ये 0 और 1 बनेगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एफ डैश एक्स का साइन। लेकिन अपन को कहाँ से कहाँ तक जाना है, -2 से 2 तक जाना है अपन को। तो देखो -2 से 0 के बीच में ये इंक्रीजिंग बनेगा, फिर ये डिक्रीजिंग बनेगा और फिर ये क्या बन जाएगा अपने पास में, इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बन रहा है, यानी कि एग्जैक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं बन रहा, तो अपन बता नहीं सकते इस केस में। अगर ऐसा वाला केस बन रहा हो तो क्या करेंगे भाई अपन, तो देखो इसमें ग्राफ से अपन चेक करते हैं। पहली बात तो अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो एक तरीके से एफ डैश एक्स 0 है, मतलब dy बाई डी एक्स 0 है। dy बाई डी एक्स का मतलब किसी भी कर्व पे टेंजेंट का जो स्लोप आ गया वो 0 आ गया, और टेंजेंट का स्लोप 0 किसका होता है भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनी होगी तो या तो ऐसा कुछ बन रहा होगा या फिर ऐसा कुछ बन रहा होगा, यानी कि ये एक डोम टाइप का बन रहा होगा। तो देखो यहाँ पे अपने पास में 2 पॉइंट आ रहे हैं, 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं, यानी कि 2 डोम बन रहे होंगे अपने पास में ऐसा कुछ। तो इसके अगर ग्राफ की बात करूं मैं, तो इसका ग्राफ ऐसे बना सकता हूं। देखो भाई अगर अपन को कहां से कहां तक निकालना है, -2 से 2 तक, तो -2 पे एक बार इसका वैल्यू चेक करूंगा तो ये कितना बनेगा अपने पास में, -8/3, और ये बनेगा -2 बनेगा और +2, ये कट के कितना आ जाएगा भाई, -8/3, यानी कि निगेटिव वैल्यू दे रहा है। यानी कि x इक्वल टू -2 पे फंक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा। और यहाँ पे देखो डोम कहाँ कहाँ पे बन रहा है, एक तो 0 पे बन रहा है और एक बन रहा है 1 पे बन रहा है। एक तो 0 पे बन रहा है और एक कहाँ पे बन रहा है, 1 पे बन रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर -2 पे अपने पास में निगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये ऐसा कुछ स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा कुछ स्टार्ट रहा होगा। ये थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ मैं इसको। अब देखो 1 पे भी मैं एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूँ कि ये डोम नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा। तो 1 पे देखो वैल्यू ये आएगा 1/3 - 1/2 प्लस का 2, ये अपने पास में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, यानी कि डोम बनेगा अपने पास में ऐसा कुछ ऊपर साइड में, यहाँ पे 1 पे, और ये आगे तक यूँ चला जाएगा ऐसा। अपन को कहाँ से कहाँ तक देखना है भैया, -2 से 2 तक देखना अपन को, यानी कि -2 पे इसका वैल्यू आ रहा था अपने पास में ऐसा कुछ, 0 पे अपन को पता है ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा कुछ रहा होगा, यानी कि अपन को कहाँ से कहाँ तक देखना है,
ये यहाँ से यहाँ तक देखना अपन को ग्राफ -2 से, और ये 1 था अपने पास में, यहाँ कहीं पे मैं ले लेता हूँ सर, x इक्वल टू -2 से 2 तक का अपन अपने पास में ग्राफ आ गया। तो अपन को लेना क्या है, इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू बताना। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू तो भैया कहाँ पे हो जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू तो यहाँ कहीं पे हो जाएगा 2 पे, और इसका जो लीस्ट वैल्यू रहा होगा वो कहाँ पे हो जाएगा भाई, इसका लीस्ट वैल्यू हो जाएगा अपने पास में -2 पे, यानी कि f ऑफ -2 तो क्या आ जाएगा अपने पास में, लीस्ट वैल्यू आ जाएगा, ग्राफ से दिख रहा है। और f ऑफ 2 क्या आ जाएगा भाई अपने पास में, ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगा। तो अपन ने ये फर्स्ट वाला केस यही देखा था कि ग्राफ से अपन कैसे चेक करते हैं। अगर अपने पास में ग्राफ आ गया तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं, उसका -2 निकाल लेंगे अपन, f ऑफ -2 अपन निकाल दो कितना, -8/3, तो इसका लीस्ट वैल्यू -8/3 आ जाएगा, और f ऑफ 2 पे इसका वैल्यू आ जाएगा 8/3, तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 8/3 और लीस्ट वैल्यू कितना बन जाएगा, -8/3। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन अपना। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/2। ओपन इंटरवल में दे रखा है, तो ओपन इंटरवल में देखो इसका जो रेंज आएगा वो भी ओपन इंटरवल में ही आएगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली इसका लीस्ट वैल्यू और एग्जैक्टली इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, वो तब कर पाते हैं जब यहाँ पे अपने पास में क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। तो देखो भाई कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले मैं इसके लिए चेक कर लेता हूँ कि f' क्या होगा, यानी कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसका f' अपन फाइंड करेंगे तो बन जाएगा, इसमें यूवी रूल लग जाएगा, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव माइनस हाफ, ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर में पहले मैं पावर का करूँगा तो ये बन जाएगा 2 sin x, और sin x का करेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ x। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, इधर क्या बन जाएगा अपने पास में, x इंटू cos x प्लस साइन x माइनस ये क्या बन जाएगा, sin x इंटू cos x। इन दोनों में sin x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो x इंटू cos ऑफ x प्लस sin x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा अपने पास में 1 माइनस cos ऑफ x। क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos ऑफ x। तो f' का ये वैल्यू ये आ गया। अब देखो अपने पास में कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 से π/2, यानी कि है तो पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, और 0 से π/2 में कोस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी अपने पास में, पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे साइन भी क्या रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहा होगा। कोस का वैल्यू अपन जानते हैं -1 to 1 के बीच में होता है। ये 1 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, लेकिन 0 तो अपन पुट कर नहीं सकते क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा, और 1 - 1 से छोटा भी क्या आएगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव बनेगा। ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एक पॉजिटिव बन जाएगा, कहीं पे 0 भी नहीं होगा, कहीं पे 0 भी नहीं होगा, क्योंकि इसको 0 होने के लिए x का वैल्यू, क्योंकि ये 0 कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 0 पे, और ये भी 0 कहाँ पे होगा, x इक्वल टू 0 पे। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा अपने पास। तो f' क्या बनेगा, हमेशा ही पॉजिटिव, मतलब f ऑफ x क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा एक तरीके से। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन गया तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 0 पे तो ये मिनिमम वैल्यू दे देगा, और π/2 पे क्या दे देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो ये ओपन इंटरवल में आ जाएगा, इसका जो रेंज आएगा वो आ जाएगा अपने पास में f ऑफ 0 टू f ऑफ π/2। अब वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, उसमें पुट करेंगे अपन, 0 बन जाएगा, और ये भी 0, तो 0 आ जाएगा। ऐसे अगर f ऑफ π/2 निकालना तो ये π/2 और sin π/2 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 - 1, और sin π/2 फिर से 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो ये कितना बनेगा, π - 1/2। यानी कि रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा अपने पास में, f ऑफ 0 0, और f ऑफ π/2 बन जाएगा π - 1/2। इसका लिस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन रेंज हो जाएगा 0 से π - 1/2। ठीक है, मूव करते हैं अपन। एप्लीकेशन है फाइंडिंग द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कोई भी अगर अपन को फंक्शन दे दे और उसको इक्वल टू 0 बोले, यानी कि अपन उसको इक्वेशन बना सकते हैं, उसके अगर रूट के बारे में फाइंड करना हो तो अपन मोनोटोनिसिटी से कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रूट ऑफ द फंक्शन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1 का क्यूब माइनस 3x प्लस साइन है। तो पहले वो इसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर लेते हैं अपन। तो मैं इसका अगर डेरिवेटिव निकालूं एफ डैश एक्स, पहले तो देखो इसका डोमेन देख लो भैया, इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन में देखो ये अपने आप में डिफाइन है, ये अपने आप में डिफाइन है। इसमें देखो ये 1 बन रहा है, तो ये क्या नहीं होना चाहिए अपने पास में, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ r माइनस ऑफ -1, बाकी पूरा का पूरा वैल्यू हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कितना, -∞ टू -1 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसका एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से इसका क्या मतलब हो गया कि ये -1 पे ब्रेक होगा, क्योंकि -1 पे इस फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो एफ डैश एक्स अगर मैं फाइंड करना चाहूँ, इसको ऊपर लेके जाऊँगा, पावर से करूँगा, तो ये बन जाएगा अपने पास में -3/x प्लस 1 की पावर 4। इसका ऊपर ले जाके अगर डेरिवेटिव करूँगा तो यही बनेगा अपने पास में। फिर ये बन जाएगा -3 प्लस ये बन जाएगा अपने पास में cos ऑफ x, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख लेता हूँ कि ये cos ऑफ x बन जाएगा, ये -3 में कॉमन ले लेता हूँ, और ये बनेगा अपने पास में 1 प्लस 1/x प्लस 1 टू द पावर 4, ये वैल्यू बनेगा। अब देखो यहाँ पे इसका साइन क्या क्या आ सकता है अपने पास में। कोस के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अपन पूरे के पूरे आर की बात कर रहे हैं यहाँ, यानी कि ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है इस तरीके से। तो और यहाँ पे देखो अपने पास में ये -3 इंटू 1 प्लस समथिंग है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, इसके अंदर देखो ये 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस कुछ ना कुछ, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। 1 प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब 1 से बड़ी कोई वैल्यू आएगी, 1 से बड़ी वैल्यू को मैं क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 से बड़ा वैल्यू आएगा। तो ये माइनस होने वाली चीज़ क्या है, 3 से बड़ी। लेकिन cos x का वैल्यू अपन को पता है क्या हो सकता है, -1 to 1, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। और 1 में से अगर मैं -3 से बड़ा करूँगा तो हमेशा क्या आएगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। यानी कि इसको अगर मैं ऐसा लिखूँ कि -3 इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस cos ऑफ x, ये हमेशा क्या बनेगा, ये हमेशा ही लेस देन 0 बनेगा। यानी कि एफ डैश एक्स क्या बन गया, लेस देन 0, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब क्या बन गया कि एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा अपने पास में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि देखो कभी 0 भी नहीं होगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा अपने पास में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन गया, इसका मतलब अपने पास में किस टाइप का ग्राफ आएगा। देखो अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ मैं, ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करना चाहेंगे इसका, तो पहले बात तो ये देखो कि -1 पे इस फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा, -1 पे ये क्या होगा, ब्रेक होगा। अब ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो किस टाइप का ग्राफ बन सकता है। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करने पे ये डिक्रीज होता 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 ऐसा आएगा, यानी कि -1 पे तो ये क्या डिफाइन ही नहीं होगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और फिर से अपने पास में क्या बनेगा, ये एक तरीके से ये डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। देखो 0 पे इसका वैल्यू अगर मैं चेक करना चाहूँ, तो 0 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू 1 आएगा, तो ये यहाँ कहीं से पास करेगा, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा कुछ ऐसा ये एक तरीके से डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। इसका ग्राफ ऐसा कुछ रहा होगा। -1 पे क्यों नहीं बना, क्योंकि -1 इसका डोमेन नहीं है। और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा बनता है कि राइट साइड में मैं आऊँ तो y का वैल्यू क्या होता जाना चाहिए, कम होता जाना चाहिए। तो ऐसे इसमें भी जैसे जैसे राइट साइड में आ रहा हूँ, y का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओरिजिन से ये पास करेगा नहीं, इसको अपन चेक कर सकते हैं, इतना तो अपन ने ग्राफ बनाना सीख ही रखा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ रहा होगा। अब अपन को क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन के रूट कहाँ पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे। यानी कि कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने उसके क्या होते हैं, रूट होते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो एक रूट तो ये हो जाएगा, और एक यहाँ पे कट कर रहा है तो एक रूट ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि इस फंक्शन की इक्वेशन के 2 रूट होंगे पॉसिबल,
ठीक है। तो अपन ने किससे फाइंड किया ये अपन ने मोनोटोनिसिटी से फाइंड किया, उसके एप्लीकेशन से अपन ने फाइंड किया कि इसका क्या होगा, 2 रूट होंगे। मूव करता हूँ मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपना, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e टू द पावर x माइनस 1 प्लस x इक्वल टू 2 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए क्या कर लेता हूँ मैं, इस फंक्शन को एक अलग कुछ मान लेता हूँ और इसको एक अलग कुछ मान लेता हूँ। देखो 2 अलग अलग फंक्शन के रूट अगर अपन को निकालना हो तो दोनों फंक्शन एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए वो दोनों के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे या रूट होंगे। जैसे मान लो कि अगर एफ ऑफ एक्स का भी अपन निकालते हैं, जैसे किसी को भी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को अगर इक्वेशन का अपन निकालते हैं 0 करके, तो अपन बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट होगा ये वो उसके रूट होता है। एग्जैक्टली क्या करते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं और एफ ऑफ एक्स का ग्राफ y इक्वल टू 0 को जहाँ पे कट करता है, यानी कि इसको 2 ग्राफ ले लेते हैं। एक बार इसको भी अपन y ले लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, और एक बार इसको y ले लेते हैं अपन, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो y इक्वल टू 0 का मतलब तो क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस तो ये तो इसका ग्राफ हो गया, और इसका ग्राफ जैसा भी कुछ रहा होगा वो इसको कट कर जाएगा, वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो 2 ग्राफ अगर मैं बना लूँ और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ऐसा ही मैं इस केस में भी बना लेता हूँ कि इसको मैं y इक्वल टू 2 का अलग ग्राफ बना लूँगा और y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं एक बार चेक करता हूँ कि ये देखें इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ, जैसे मान लिया मैंने इसको एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में एफ डैश एक्स ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव यही बन जाएगा, और x माइनस 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, x का बनेगा तो ये बन जाएगा 1। तो ये आएगा अपने पास में ए टू द पावर x माइनस 1 प्लस 1। अपन को पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लस 1 हमेशा ही क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स क्या बनेगा, हमेशा ही ग्रेटर देन 0। मीन्स ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, इंक्रीजिंग हो जाएगा भाई। इंक्रीजिंग हो जाएगा तो इसका ग्राफ अपन आराम से बना सकते हैं भाई। इंक्रीजिंग का रैंडम कोई भी ग्राफ बना लो कि इस टाइप का कोई ग्राफ रहा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बार मैं वैल्यू चेक कर लेता हूँ, ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 अगर इस फंक्शन में मैं पुट करता हूँ तो 0 पे ये e की पावर माइनस 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 0, यानी कि ये 1/e आएगा, यानी कि 1 से कोई छोटा वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। अब y इक्वल टू इसका मैं ग्राफ बना लेता हूँ y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ अपन को पता है कि स्ट्रेट लाइन आएगा x एक्सिस की पैरेलल। दोनों ग्राफ देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सिर्फ इस एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना बन जाएगा भाई, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा 1। तो अपन इस टाइप से भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं मोनोटोनिसिटी से, ठीक है। मूव करते हैं अपन मोनोटोनिसिटी का एक लास्ट एप्लीकेशन अपने पास में, प्रूविंग इनइक्वालिटी। अगर अपन को फंक्शन के फॉर्म में इनइक्वालिटी दे रखा हो तो अपन उनको कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो टू प्रूव इनइक्वालिटी से एफ ऑफ एक्स लेस देन ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसा जैसे मान ले एक फंक्शन ये दे रखा है, एक फंक्शन ये दे रखा है, इसमें इनइक्वालिटी है, एंड सम इंटरवल वी कंसिडर एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स या फिर जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि इसको इधर लेके अपन क्या मान लेंगे, एक नया फंक्शन मान लेंगे एच ऑफ एक्स, और उसका स्टडी करेंगे एंड स्टडी द नेचर ऑफ एच ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू मोनोटोनिसिटी ऑफ एच ऑफ एक्स इन दैट इंटरवल। जो भी इनइक्वालिटी दे रखा होगा उसके डिफरेंस को, दोनों फंक्शन के डिफरेंस को अपन एक नया फंक्शन मान लेंगे और उस नए फंक्शन की अपन मोनोटोनिसिटी चेक करेंगे, यानी कि उसका नेचर चेक करेंगे। जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि प्रूव दैट log e टू द बेस 1 प्लस एक्स लेस देन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। इसके लिए ये अपन को इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। तो जैसे मान लेता हूँ मैं इसको, तो क्या मान लिया अपन ने एफ ऑफ एक्स और इसको मान लिया मैंने जी ऑफ एक्स। तो मैंने एक नया फंक्शन मान लिया एच ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ log e टू द बेस 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स। अब देखो अगर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तो मेरे को साबित क्या करना है, मेरे को साबित करना है कि एच ऑफ एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा एक तरीके से। भाई इसको मैं इधर ले आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, लेस देन 0, ये मेरे को साबित करना है। पहले मैं एच डैश एक्स की बात कर रहा हूँ। एच डैश एक्स देखो क्या बनेगा अपने पास में, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 1/1 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा -1। ये बनेगा 1 - 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा -x/1 प्लस एक्स।
तो एच डैश एक्स आ जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब अपन को किसके लिए बोला है, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू ये नेगेटिव क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बनेगा हमेशा। किसके लिए, फॉर x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा क्या बनेगा भैया, लेस देन 0। यानी कि ये एक तरीके से क्या हो गया, h ऑफ x क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। क्या बन गया भाई, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है अपन को पता है। जैसे मान लिया मैंने कि एक ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन बना लिया, कुछ फंक्शन रहा होगा डिक्रीजिंग का, लेकिन अपन को किसके लिए बोला है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का ये कोई ग्राफ रहा होगा। और देखो डिक्रीजिंग भी कौन सा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला फंक्शन। कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला फंक्शन। तो ये देखो यहाँ पे हमेशा ही ये क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा, हालांकि 0 पे नहीं है, लेकिन इसका मैक्सिमम वैल्यू यहीं पे रहा होगा। बाकी तो ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूँ ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ ऑफ 0 पे, एक्स इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो हमेशा बड़ा होगा। किससे, इस पूरे फंक्शन से ही बड़ा होगा, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू से ही बड़ा होगा, क्योंकि इसके नीचे ही आ रहा है पूरा का पूरा ग्राफ। पूरा का पूरा ग्राफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो एफ ऑफ 0 क्या बनेगा, हमेशा ही ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। लेकिन अपन ने ये एफ ऑफ एक्स नहीं मान के क्या माना है, अपन ने एच ऑफ एक्स माना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एच ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ही बड़ा होगा किससे, एच ऑफ एक्स से। तो अगर एच ऑफ 0 मैं फाइंड करना चाहूँ, तो जैसे एच ऑफ एक्स अपन ने क्या माना है भाई, एच ऑफ एक्स अपन ने ये माना है, तो 0 पे ये बन जाएगा अपने पास में log 1 माइनस ये 0, log 1 का वैल्यू 0। तो एच ऑफ 0 यानी कि एच ऑफ 0 का वैल्यू कितना रहा है, 0, वो ग्रेटर देन होगा किससे, एच ऑफ एक्स से। और एच ऑफ एक्स का वैल्यू है log e के बेस पे 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। इसको मैं अगर इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा x ग्रेटर देन log e के बेस पे 1 प्लस एक्स। और अपन को साबित भी क्या करना था, अपन को यही तो साबित करना था भाई कि x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। या फिर इसको ऐसा लिख दूँ मैं कि जो log e की बेस पे 1 प्लस एक्स है वो लेस देन है किससे, x से। ठीक है, तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं इनइक्वालिटी को। जो भी इनइक्वालिटी दे रखा है उसको क्या मान लेना है, उसको एक तरफ ले आना, 0 पे एक तरफ, यानी कि उसका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स नया फंक्शन मान लेना। और उस नए फंक्शन की अपन को क्या करनी है, मोनोटोनिसिटी चेक करनी है, उसका नेचर चेक करना, और नेचर से अपन निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है कि देखो अगर ये ऐसा वाला फंक्शन बन रहा है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उससे फंक्शन की हमेशा ही छोटी वैल्यू होगी। तो वो चीज़ अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा है, मोनोटोनिसिटी के एप्लीकेशन के बारे में देखा है। तीनों ही एप्लीकेशन क्या है, क्वेश्चंस के हिसाब से, यानी कि एक अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इनमें। तीनों ही एप्लीकेशन को तुम ठीक से पढ़ना, और बाकी जो अपन बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।